मैं डॉक्टर डी.एल. पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर। आज हम चर्चा करेंगे एमए भूगोल द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र अष्टम रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इकाई क्रमांक 3 में जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रादेशिक विकास के उपागम प्रोसेस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। प्रादेशिक विकास क्या है, सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करें रीजनल डेवलपमेंट है क्या चीज। यह लंबे समय तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसमें 3 तरह के चेंजेस बताए गए हैं, स्ट्रक्चर चेंज, एटीट्यूड चेंज और इंस्टीट्यूशनल चेंज। जब तीनों परिवर्तन आते हैं तब विकास प्राप्त होता है। इस विकास के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि तो होती है, आय में वृद्धि होती ही है। असमानता में कमी लानी, विभिन्न प्रदेशों में जो इक्वालिटी रहती है उसमें असमानता रहती है, उसमें कमी लाना मुख्य मकसद होता है। और जो गरीबी है, एक निम्नतम आय के स्तर से नीचे रहने वाले लोग हैं, उस पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना रहता है। और प्रादेशिक विकास के अंतर्गत प्रादेशिक विकास एवं नियोजन सदैव धनात्मक संकल्पना से संबंधित होता है, जिसका उद्देश्य लोगों के रहन सहन को ऊपर उठाना तथा प्रादेशिक संदर्भ में मानव कल्याण की सामान्य दशाओं को उन्नत बनाना होता है। कुछ विद्वान प्रादेशिक विकास को एक विज्ञान मानते हैं जो विभिन्न सिद्धांतों, परिकल्पनाओं तथा मॉडल का सृजन करता है। यही सिद्धांत, परिकल्पना एवं मॉडल राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक विकास के लिए सहायक होते हैं या विकास की नींव रखते हैं। नियोजनकर्ता आर.पी. मिश्रा के अनुसार रीजनल डेवलपमेंट एम्स टू मिनिमाइज एंड अल्टीमेटली इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल डिफरेंसेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ नेचुरल इंडोमेंट्स एंड ह्यूमन वैल्यूज ऑफ द रीजन टू सिक्योर द फर्स्ट टू। अर्थात प्रादेशिक विकास का उद्देश्य जीवन के गुणों में अंतर प्रादेशिक एवं अंतरा प्रादेशिक विभिन्नताओं को कम करना एवं अंततः उनको समाप्त करना होता है। उपरोक्त दोनों विभिन्नताओं में को कम करने हेतु यह उपलब्ध प्राकृतिक संपदाओं एवं मानव मूल्यों का सर्वोत्तम प्रयोग करता है। प्रादेशिक विकास के उपागमों को देखें। उपागम मतलब होता है किसी भी प्रदेश में ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है, योजना को किस किस तरह से, किन विधियों से, किस तरीकों से किया जाता है, उसे ही उपागम या प्रोसेस कहते हैं। ये अलग अलग विद्वानों के विचार भी अलग अलग इसमें हो सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों एवं समस्याओं के आधार पर उस क्षेत्र में विकास के लिए नियोजन किए जाते हैं, यही प्रादेशिक विकास के उपागम कहलाते हैं। अलग अलग देशों में ये उपागम भी अलग अलग तरीके से अपनाए जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में है, वो आर्थिक प्रादेशिकता को मुख्य आधार मानते हैं। रूस में आर्थिक प्रादेशिकता को आधार मानते हैं। यूएसए में नदी बेसिन, महानगरीय बेसिन को प्रमुख आधार माना गया। और विशेष करके इंग्लैंड में नगर एवं ग्राम विकास और भूमि उपयोग, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में भी ब्रिटेन मॉडल के आधार पर भूमि उपयोग और ग्राम नियोजन को महत्व दिया गया है। तो इसके अलग अलग तरह के उपागम हैं। उपागम में जो विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य है, मान्यता प्राप्त है, या जो उपागम कारगर हैं, उसे निम्न वर्गों में रखने का प्रयास किया गया है। इसमें देखेंगे, पहला है नदी बेसिन उपागम, महानगरीय विकास उपागम, ग्राम विकास नियोजन उपागम, विशेष क्षेत्र विकास उपागम, आर्थिक प्रादेशिकरण उपागम, समन्वित क्षेत्र विकास उपागम, एग्रोपोलिटन विकास उपागम, कृषि जलवायविक नियोजन उपागम, समस्या मूलक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम। इनको अब हम थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। नदी बेसिन उपागम, विशेष करके जो रिवर वैली होते हैं, नदी बेसिन होते हैं, वो विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। और इतिहास गवाह रहा है, जितने भी महानगरों का विकास हुआ है, कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ है, नदी बेसिन पर ही हुआ है।
चाहे वो जनसंख्या का केंद्रण हो, परिवहन यातायात मार्गों का जाल हो, नदी बेसिन में सर्वाधिक पाए गए हैं। नदी बेसिन उपागम के अंतर्गत निश्चित रूप से विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो टेनेसी घाटी परियोजना है, एक सफल और सर्वमान्य अप्रोचेस के अंतर्गत आता है, जो 1933 में टेनेसी और उनके अन्य सहायक नदियों में वहां पर के नदियों के जल को रोक करके विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, उद्योगों के लिए पानी प्रदाय करना, इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में टेनेसी घाटी परियोजना का अनुकरण करते हुए भारत में भी इसे दामोदर नदी विकास घाटी परियोजना के रूप में अपनाया गया। हालांकि दामोदर नदी घाटी परियोजना अपने मूल उद्देश्य से हट जाने के कारण वास्तव में दामोदर नदी में जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके जल को रोक करके सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, पेयजल की आपूर्ति करना एवं अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। लेकिन उस क्षेत्र में लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण उद्योग को ही बढ़ावा मिलने लगा और ये हमारा मूल उद्देश्य से भटक गया। तो अपेक्षाकृत दामोदर नदी घाटी परियोजना तुलनात्मक रूप से उतना सफल नहीं हो पाया। दूसरा इसमें देखें महानगरीय विकास उपागम। महानगरीय विकास उपागम के अंतर्गत जो महानगर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो होते हैं, उसमें दो तरह से मुख्य रूप से शक्तियां कार्य करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी महानगर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से ही सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, समीपवर्ती क्षेत्रों से सुविधाएं प्राप्त करता है और अपनी हाई लेवल की जो सर्विसेज हैं वो समीपवर्ती क्षेत्रों को उपलब्ध कराता है। ग्राम विकास नियोजन उपागम 1947 में इस उपागम को भी लॉन्च किया गया। ग्राम विकास नियोजन अधिनियम, जिसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट कहा गया, ब्रिटेन में इसको लागू किया गया। भूमि उपयोग नियोजन 1932 में प्रारंभ हुआ। विशेष क्षेत्र विकास उपागम, जिसको हम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अप्रोचेस कहते हैं, किसी क्षेत्र में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया नदी घाटी विकास उपागम, किसी क्षेत्र में जब तीव्र औद्योगिकरण होता है तो तीव्र औद्योगिकरण के कारण से वहां पर कई तरह की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। उस समस्या से बचने के लिए, तीव्र औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों पर विकास के लिए उपागम बनाए गए, जिसको हम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अप्रोचेस कहते हैं। इस तरह के अप्रोचेस ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में किया गया और इस उपागम को स्टिमुलेशन का नाम दिया गया। भारत में इस उपागम का प्रयोग हिल एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, ड्राउट प्रोन एरियाज में किया गया, जिसको चिन्हित किया जाता है विशेष क्षेत्र उपागम। तो इस तरह का भारत में भी इस उपागम का प्रयोग वर्तमान में किया जाने लगा है। आर्थिक प्रादेशिकरण विकास उपागम, जब किसी क्षेत्र के विकास में असंतुलन पैदा होने लगता है तो इसको आर्थिक प्रादेशिकरण विकास उपागम कहा गया। रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन, पोलैंड में इस उपागम का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि यह विकास उपागम बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, आशातीत सफलता इसमें प्राप्त नहीं हुई। समन्वित क्षेत्र विकास उपागम, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, समन्वित, किसी प्रदेश की जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं का सर्वे कर लिया जाता है, उस प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण कर लिया जाता है और संसाधनों के आधार पर उस प्रदेश के विकास के लिए, वहां पर पाई जाने वाली समस्याओं के चरणबद्ध समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गतिरोध को दूर करते हुए विकास प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का प्रयोग 1978 में हिंदुस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे द्वीप वाले प्रदेशों में किया गया,
छोटे छोटे द्वीपों में राज्य की अपनी पॉलिसी और केंद्र सरकार की पॉलिसी के बीच में टकराव उत्पन्न होने से विकास में बाधा पहुंचती है। तो यह समन्वित क्षेत्र विकास उपागम 1978 में उपयोग में लाया गया। एग्रोपॉलिटन विकास उपागम उस जनसंख्या को जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में भाग रही है, पलायन कर रही है, उसको रोकने के लिए ग्रामीण जिलों में निवेश करने के लिए यह उपागम बनाया गया। इसे ग्रामीण जिलों को जोड़ करके एक जिला बनाया गया। इस जिले को एग्रोपोलिस कहा गया। वास्तव में यह जिला किसी एक बृहद प्रदेश में, जिसका एरिया 5 से लेकर के 10 किलोमीटर रेडियस का हो सकता है, जिसकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक हो सकती है, उसको एक एग्रोपोलिस जिला कहा गया या ग्रामीण जिला कहा गया। इसमें एक नगर होते हैं और उसके सराउंडिंग में ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। एग्रोपॉलिटन विकास उपागम का जो मुख्य मकसद था, ग्रामीण जनसंख्या में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और नगरीय क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं उसको गांव तक पहुंचाना और पलायन को रोकना, अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही उस समस्या को कम करना, जैसा कि जनसंख्या का भार है, पेयजल आपूर्ति है और अन्य तमाम समस्याएं, उसको कम करने के लिए उन सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना और ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी सुविधाएं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से नगरों में आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से उसको उपलब्ध कराना। इसको एग्रोपोलिस जिला कहा गया। जॉन फ्रीडमैन और माइक डगलस ने 1978 में इस उपागम पर जोर दिया और यह यूरोपीय देशों में विशेष करके ज़्यादा सफल हुआ। भारत जैसे फिजियोग्राफिक विभिन्नता वाले देशों में और कृषि आधारित क्षेत्र होने के कारण एग्रोपॉलिटन विकास भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। फिर भी एग्रोपॉलिटन विकास उपागम आज भी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक होगा। समस्या मूलक उपागम, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोचेस। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर एक लंबे समय के पश्चात भी विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वहां पर जनसंख्या में साक्षरता हो, अप्रोच रोड्स हो, पहुंच मार्ग हो या संसाधनों का समुचित उपयोग न किया जाता हो। ऐसे क्षेत्रों को समस्या मूलक प्रदेश कहते हैं, जिसमें विशेष करके पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश, हिल एरियाज, निश्चित रूप से नाम से स्पष्ट हो रहा है, उन क्षेत्रों में यातायात के साधनों की कमी, संसाधनों का समुचित दोहन न हो पाना, पॉपुलेशन रिसोर्सेस का स्किल्ड नहीं होना। दूसरा देखें जनजातीय प्रदेश, ट्राइबल एरियाज, नाम से स्पष्ट है, ट्राइबल एरियाज में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, यहां पर भी स्किल डेवलपमेंट बहुत कम होता है, उनकी एक परंपरा होती है, विकास की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते। तो इन क्षेत्रों के लिए भी विकास के लिए उपागम। सूखा एवं अकालग्रस्त प्रदेश, पूरे विश्व के मानचित्र को देखा जाए तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां की 5 या 6 वर्षों में भीषण अकाल वहां पर सूखा के कारण होता है, न्यून वर्षा के कारण वहां पर हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना। सूखा क्षेत्र से लगभग जुड़ा हुआ या मिलता जुलता मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट है, और डेजर्ट लगभग सभी प्रकार की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जलवायु से संबंधित समस्या हो, जल से संबंधित समस्या हो, परिवहन से संबंधित समस्या हो, यातायात, पशुधन एवं अन्य संसाधनों से संबंधित समस्या हो। यह एक विशाल समस्या प्रदेश के अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय प्रदेश, नदी बेसिन प्रदेश। नदी बेसिन प्रदेश हालांकि संसाधन प्रदेश हैं, फिर भी नदी बेसिन प्रदेशों में जब कभी बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है तो ये नदी बेसिन प्रदेश समस्याग्रस्त प्रदेश बन जाता है। उदाहरण के लिए भारत में दामोदर नदी बेसिन प्रदेश, ये दामोदर नदी बिहार का शोक भी कहलाता है। तो इस प्रदेश के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ समस्या मूलक प्रदेश हैं जहां पर विशेष प्लानिंग या नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रदेश समस्या मूलक
नियोजन उपागम के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी उपागम, इकोसिस्टम अप्रोचेस, इसके पूर्व अभी तक हमने जितने भी उपागम की चर्चा की, अप्रोचेस की चर्चा की, निश्चित रूप से सभी में विकास की बात कही गई है, विकास के लिए वहां पर के संसाधनों की बात कही गई है। उन उपागमों में ये बात नहीं कही गई कि मानव कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए हमें विकास प्राप्त करना है। संसाधनों का समुचित उपयोग करें, भविष्य के लिए संसाधनों को बचा के रखें और वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में विकास को प्राप्त करें। प्रोफेसर बी के सुंदरम ने 1982 में एक संकल्पना सामने लाया, टिकाऊ विकास, संपोषित विकास या दीर्घकालीन विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास का मूल मंत्र है। इकोसिस्टम की दृष्टि से मानव संसाधनों का दोहन करने वाला ही नहीं वरन मानव रक्षक भी होता है। तो जितने भी उपागम हैं, उन उपागमों से जो हम विकास प्राप्त करेंगे, प्रत्येक विकास के साथ इकोसिस्टम को या पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए विकास को प्राप्त किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रादेशिक विकास के जितने भी उपागम हो सकते हैं, उसके नियोजन के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो ये जो हमारा अंतिम है, इकोलॉजिकल अप्रोचेस, ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के तारीख में, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन किया जा रहा है और इससे हमारे सारे नियोजन फेल हो जाते हैं। तो प्रत्येक देश को विश्व स्तर पर भी इकोलॉजिकल उपागम को महत्व देना होगा। और इस तरह से ये जो हमारा 3rd यूनिट का अप्रोचेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग है, यहाँ पर विभिन्न उपागमों की विस्तार पूर्वक चर्चा आने वाले यूनिट्स में भी की जाएगी। और मैं समझता हूँ इस चर्चा के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ विषय मिला होगा, समझने में सहूलियत हुई होगी और ये आप सबके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।